दोस्तों कल लोकसभा के रिजल्ट आने वाले हैं एंड वी नो कि ठीक है गवर्नमेंट जो भी एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाया जा रहा है वो बन जाएगी। बट सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया की 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बट इन दिस लोकसभा इलेक्शन एग्रीकल्चर के ऊपर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये काफी बड़े मुद्दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। बट आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या मोदी गवर्नमेंट 1.0 और मोदी गवर्नमेंट 2.0 के अंदर एग्रीकल्चर के आउटकम्स के अंदर कुछ डिफरेंस देखने को मिला? क्या कोई पॉजिटिव इंप्रूवमेंट था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया? चलिए डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर के अंदर दोनों ही एक्टिविटी हम देते हैं, एनिमल रियरिंग दैट इज डेयरी फार्मिंग और आपका जो क्रॉपिंग है। इन दोनों को मिला के हम एक एग्रीकल्चर मिक्स फार्मिंग टाइप की सिचुएशन को देखते हैं। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो कुछ स्टेट जैसे कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, इनके अंदर एग्रीकल्चर का अपना इंपॉर्टेंस काफी हाई लेवल पे है। हमें देखने को मिलता है कि मोदी गवर्नमेंट 2.0 इनके अंदर मेनली फार्मर्स की जो डिमांड थी वो ये थी कि एग्रीकल्चर लॉ जो है उनको रिफॉर्म किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसके लिए कुछ रूल दे दिए जाएं, एक लीगल बैकिंग जो है उनको दे दी जाए, ऐसी कुछ डिमांड देखने को मिली थी। बट हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट 2.0 के अंदर अगर हम फार्म क्राइसिस की बात करते हैं तो एज सच वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं थे। हाँ, ठीक है, कृषि संकट आया, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई, बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट में बोलूं या फिर मैं बोलूं इन्फ्लेशन, ये ज्यादा बड़े मुद्दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू द एग्रीकल्चर इन दिस एरिया। अगर मैं 2019 की बात करता हूं तो मुझे पता लगता है बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी है उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के अंदर आपका कुछ स्टेट जैसे कि लोकसभा इलेक्शन के बाद स्टेट असेंबली में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये कुछ एरियाज हैं जहां पे पॉपुलैरिटी इन कंपैरिजन कम हुई थी और फार्मर जो हैं शायद थोड़ा सा डिस्ट्रेस भी थे। बट एज सच बहुत बड़े लेवल पे बात की जाए तो फार्मर जो हैं वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं देखे गए थे। अभी के टाइम पे अगर बोला जाए तो हमें ये पता लगता है कि एक तो मोदी गवर्नमेंट 1.0 उसके टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा कंडीशन एल नीनो की कंडीशन थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसी दौरान एक हाई डिनोमिनेशन करेंसी जो है उनको बैन कर दिया गया था और क्योंकि फार्मर काफी लूज मनी यूज करते हैं तो उनके लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन जो है देखी गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा संकट नजर आता है। हालांकि उसकी प्रॉब्लम ये भी थी कि उन टाइम पे लगभग 5 साल की जो गवर्नमेंट रही उनमें 3 साल तक एल नीनो कंडीशन हुई, ड्रॉट कंडीशन हुई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर आउटकम जो है वो डेफिनेटली डाउनग्रेड पे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसी के चलते मोदी गवर्नमेंट ने एमएसपी को भी बढ़ाया था। उसके साथ साथ में फार्मर के लिए जो पीएम किसान योजना लेके आए थे जिसके अंदर की आपका 6,000 रुपीज जो हैं वो किसान को, लैंड होल्डर फार्मर्स को ट्रांसफर होंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2,000 ईच। तो ये सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को डेफिनेटली देखने को मिली थी। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली कह सकते हैं 2.0 का जो पीरियड था वो लेस क्राइसिस का पीरियड था, लेस स्ट्रेस का पीरियड था। अगर मैं एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ की बात करूं तो इट वाज ऑलमोस्ट 4.1%, जो एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है इसी टाइम पे देखी जा सकती है। आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो, अगर मैं यूपीए गवर्नमेंट का कंपैरिजन करूं 2003-4 से 13-14 के बीच में तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन में 3.39% का ग्रोथ देखने को मिला था। ओवरऑल ग्रोथ जो है 3.46 था। लेकिन यहाँ पे अगर आते हैं मोदी गवर्नमेंट के अंदर पहला जो ड्यूरेशन था और दूसरा ड्यूरेशन रहा तो एवरेज ग्रोथ हुआ 3.69, जो कि इससे कहीं थोड़ा सा ज्यादा था। एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस चार्ट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर क्रॉपिंग प्रोडक्शन में ग्रोथ ज्यादा थी, जो कि मोदी लेड गवर्नमेंट के अंदर क्रॉपिंग प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ, आई एम नॉट सेइंग प्रोडक्शन, ग्रोथ जो है इन कंपैरिजन कम थी। लेकिन वही ग्रोथ जो है यहाँ पे फॉरेस्ट्री के अंदर, फिशिंग के अंदर, लाइव स्टॉक के अंदर, इसको अगर यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो ये काफी आउट ग्रो किया है। लाइव स्टॉक सेक्टर 5.47 से ओवरऑल ग्रो किया, जो कि यहाँ पे 7.39% देखने को मिल रहा है। एंड इवन 1.0 के अंदर तो ये आपका आंकड़ा 8.28 को टच कर गया था। सिमिलरली मिल्क के अंदर आप एग्रीगेट कंपैरिजन कर सकते हो। फॉरेस्ट्री के अंदर 0.29% नेगेटिव, यहाँ पे 3.96%। वहीं फिशिंग 4.41% से ग्रो किया, तो यहाँ फिशिंग 8.98% से ग्रो किया। 1.0 के अंदर इट वाज 10.26 एंड 2.0 में 7.38। मतलब ये हुआ कि अगर मैं मोदी गवर्नमेंट 2.0 की बात करता हूं
तो मुझे ये पता लगता है कि यहाँ पे क्रॉपिंग की बजाय ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशिंग के ऊपर। मतलब कि यहाँ पे मिक्स टाइप की फार्मिंग जो है उसमें ज्यादा फोकस किया गया था। एंड ऑब्वियसली जब हम फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात करते हैं तो सिर्फ क्रॉपिंग को डबल नहीं किया जा सकता। नेचुरल सी बात है, हमें अलग पैरामीटर्स पे फोकस करना पड़ता है, जिसके अंदर आपका एनिमल रियरिंग भी आता है, आपका फिशिंग भी आता है, आपकी पोल्ट्री फार्मिंग भी आती है। तो दीज आर शॉर्ट ऑफ द थिंग्स। दूसरा मैंने बताया मोदी गवर्नमेंट 1.0 के अंदर 2014-15, 15-16 और 18-19 ये एल नीनो ईयर थे, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि पैसिफिक ओशियन के अंदर आपका जो पेरू साइड है वो वार्म करंट आता है, ऑस्ट्रेलिया की साइड कोल्ड करंट आता है। दैट्स व्हाई इंडिया के अंदर रेनफॉल कम होता है एंड दैट्स अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से 3 साल ड्रॉट जो है वो देखने को मिली थी। वहीं अगर मैं 2.0 को कंपैरिजन करता हूं तो उसमें सिर्फ एक साल एल ईयर रहा था, रेस्ट ऑफ द ईयर ठीक ठाक रेनफॉल हुई है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि यस फूड प्रोडक्शन जो है डेफिनेटली हमारा इंक्रीज हुआ है इन 2.0। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या देखने को मिलती है, अगर मैं वेटेज एवरेज का बात करूं, आपका एक वर्ल्ड के ओवरऑल फूड बास्केट की मैं बात करूं, तो मुझे ये पता लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस फूड बास्केट की वैल्यू बढ़ी है, और जिसके चलते एक और चीज देखने को मिलती है, इंटरनेशनल मार्केट में फूड कमोडिटीज काफी एक्सपेंसिव हो गई थी, जिसके चलते इंडियन फूड की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई वर्ल्ड मार्केट के अंदर, बीइंग द कॉम्पिटिटिव गुड्स, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स का जो वेलफेयर है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। दूसरा, अगर मैं इंटरनेशनल क्राइसिस के अगर मैं कंपैरिजन करूं डेटा का, तो मुझे ये पता लगता है 21-22 के अंदर इट वाज $50.2 बिलियन एक्सपोर्ट, और यहाँ पे $53.2 बिलियन का 22-23 में देखने को मिलता है, जो कि एक काफी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं एवरेज, अगर आपके बेसिकली डोमेस्टिक फार्म रियलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो एनुअल राइज जो है आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स में फॉर फूड आर्टिकल वो 6% से ग्रो हुआ है, तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। एक और चीज हमें पता लगती है कि जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, ठीक है ना, वो आपके 2019 के इलेक्शन के बाद में डेफिनेटली काफी हद तक रिजॉल्व होते चले गए हैं। एमएसपी जो है वो क्रॉप्स के लिए डेफिनेटली एक एंश्योर किया गया है। हालांकि फार्मर्स जो पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने कुछ इनहैप्पीनेस दिखाई थी, बट स्टिल मैं ये नहीं कह सकता कि एक आउटराइट एंगर था या कोई बहुत बड़ा डिसेंट जो है अगेंस्ट द गवर्नमेंट देखने को मिल रहा है। इट वाज ऑल स्मूथ इन 2.0। अब अगर मैं बात करूं मोदी गवर्नमेंट वर्सेस यूपीए गवर्नमेंट की, तो थोड़ा सा कंपैरिजन वहां पे भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर मैं एवरेज ग्रोथ रेट की बात करता हूं, मोदी जी के टाइम पे ग्रोथ रेट 3.7% पर ईयर रहा है, जो कि मार्जिनली अबव है, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट पे भी 3.5% रहा था। तो कोई खास बड़ा डिफरेंस यहां पे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे ये है कि अगर मैं क्रॉप की बात करता हूं, जिसमें कि हॉर्टिकल्चर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो एक्चुअली वो ग्रोथ जो है दे हैड फॉलन डाउन। ठीक है, दे हैड फॉलन डाउन। अगर यूपीए के टाइम पे बात करूं तो वहां ग्रोथ थी 3.4%, यहां पे एनुअल ग्रोथ आई 2%। बट फिर इंक्रीमेंट कहां पे हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ आपका लाइव स्टॉक के अंदर। पिछले 10 सालों के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके लाइव स्टॉक रियरिंग में एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने को मिली है, जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया हंगर इंडेक्स में भी अपनी रैंक को इंप्रूव कर पाएगा। हाउ इट इज, क्योंकि हंगर इंडेक्स या न्यूट्रिशनल वैल्यूज की मैं बात करूं तो हमारी फूड डाइवर्सिटी से ज्यादा पोजेस होते हैं। तो अगर हम सिर्फ क्रॉप्स पे, प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली एक लिमिट से ज्यादा पोटेंशियल हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम मिक्स फार्मिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन डू फार बेटर, लाइक मिल्क में एग प्रोडक्शन, मीट है, फिश प्रोडक्शन, इन सब के अंदर जो है हमारी डाइवर्सिटी बढ़ी है। टोटल फूड स्पेंड जो बास्केट का है वो इंक्रीज हुआ है। तो हॉर्टिकल्चर में ग्रोथ तो थी, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ जो है वो ज्यादा डेयरी सेक्टर में देखने को मिली है। अब एक और यहाँ पे जो आपका इशू देखने को मिलता है वो है एमएसपी का। देखिए, एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्रॉप जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर केन है, कॉटन है, पल्सीज है, ऑयल सीड्स है, इनके लिए एमएसपी भी इंप्रूव किए गए हैं। और अगर मैं मोस्टली फार्मर्स की बात करता हूं तो इसी सेक्टर के अंदर या इन्हीं क्रॉप को ग्रो करने वाले फार्मर्स की मेनली डिमांड होती है एमएसपी के लिए। तो डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि एमएसपी की डिमांड को भी लगभग लगभग फुलफिल किया गया है। तो अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो यस, पॉलिसी पॉजिटिव रही थी। उसके साथ साथ में, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन फूड में होना, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाना,
इसके अलावा फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करना, तो मार्केट भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की है। तो इट इज नॉट ओनली द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बट मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, डेफिनेटली डिमांड ड्रिवन जो मार्केट है और जो मार्केट पैरामीटर्स हैं वो 2.0 में हमारे लिए काफी पॉजिटिव बिहेव किए हैं, जिससे कि ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी खासी देखने को मिली है। और यही चीज है जिसकी वजह से फार्मर के साथ में कोई ज्यादा बड़ा डिसेंट या फिर कोई डिसएग्रीमेंट जो है वो गवर्नमेंट का 2.0 के टाइम पे देखने को नहीं मिला था। इट वाज अ स्मूथ काइंड ऑफ थिंग एंड दैट्स व्हाई ये जो आपके 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई खास तवज्जो जो है वो देखने को नहीं मिली थी। उससे बड़े मुद्दे जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट था, महंगाई एक काफी बड़ा मुद्दा था। अब देखना ये है कि कल जब गवर्नमेंट डिक्लेयर हो जाती है, कोई पार्टी आपकी विजेता डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद में गवर्नेंस आने वाले टाइम पे क्या स्टेप लेगी और कैसे इंडिया अगले आने वाले 5 साल को एक अच्छे पीरियड के तौर पे देखेगा। आप इस सेशन की पीडीएफ को कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।